साथियों, जम्मू वाले शो में आप सभी का स्वागत है। और मेरे साथ एक और मेहराम अंजुम मीर हैं जो लगातार जम्मू कश्मीर के युवाओं को लेकर जो है आवाज उठा रहे हैं। और दूसरी ओर मेरे साथ जर्नलिस्ट हरमीत सल्याल हैं। और आप सभी जानते हैं कि एक शो हम लोगों ने शुरू किया है और उस शो के बीच काफी देर से कमेंट्स आ रहे थे जम्मू कश्मीर के युवाओं की एज रिलैक्सेशन को लेकर। आज इसी विषय पर जो है वो हम सभी बात करेंगे और जम्मू कश्मीर के जो इस वक्त हालात बने हैं युवाओं के लिए उस पर चर्चा करेंगे। हरमीत जी शुरुआत करें शो की। और मेहराम अंजुम मीर भी हमारे साथ है। पहले तो हमारे भाई जो मेहराम अंजुम मीर जो हैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया कि ये हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि आवाज़ ये यूथ की है। और आपने जब हम लोगों को कमेंट्स किए और उस कमेंट्स में यूथ की कई अलग अलग मुद्दे थे, चाहे वो जेके पीएसआई के एग्ज़ाम्स को लेकर हो, उनकी रिलैक्सेशंस को लेकर हो, एसबीओस के हों, फायर इमरजेंसी के जो एस्पायरेंट्स हैं, अलग अलग यूथ जो है जो बेरोजगारी की मार जो है वो लगातार जम्मू कश्मीर में उसको पड़ रही है। और सबसे बड़ी बात ये बेरोजगारी की मार से तो वो फिर भी अपने आप को जूझने के लिए तैयार है, अपने आप को सक्षम मानता है, मेहनत करता है और कहता है कि मेरे को मौका तो दो, एक बार अपॉर्चुनिटी तो मेरे हाथ में पकड़ाओ, मैं अपने आप को साबित करके दिखाऊंगा। लेकिन सरकार बहरी, जिनके पास कान नहीं, आंखें नहीं, ना ही वो इस बेरोजगार युवा के भविष्य को अंधकार में जाते हुए देख पा रही है। और जो ये सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी आवाज भी जो है इनके बहरे कानों तक पहुंच नहीं रही है। तो जो कमेंट्स आपने किए थे, आज उन्हीं कमेंट्स को लेकर हम यूथ की आवाज लेकर जो है आपके सामने आए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को देखते देखते शेयर जरूर कीजिएगा। ये वीडियो JNK न्यूज बस चैनल पर और पैगाम टीवी पर जो है वो आपको देखने को मिलेगी। तो मेहराम जी से शुरू करते हैं। मेहराम, आपने यूथ की आवाज जो है, हमने देखा आपने PSI के एग्जाम्स को लेकर, उनकी रिलैक्सेशन को लेकर काफी प्रोटेस्ट जो जम्मू में भी कर रहे हैं, कश्मीर में भी कर रहे हैं। मेरा सबसे पहले सवाल आपसे ये रहेगा कि पीछे ही अभी असेंबली चुनाव जो है हुए हैं और हर एक पार्टी ने अपना जो मैनिफेस्टो बनाया, किसी ने भी उस मैनिफेस्टो में इन यूथ को जो है वो कंसीडर नहीं किया जिनकी एज लिमिट जो है वो बाहर होगी इन एग्जाम्स की एलिजिबिलिटी को लेकर। उसको किस तरह से सोचते हैं? देखो, बड़ी खुशकिस्मती की बात भी थी कि 8-10 साल के बाद हमारे जम्मू कश्मीर में एक चुनी हुई सरकार आई, हमारे रिप्रेजेंटेटिव आए। हमें उम्मीद थी कि जो पिछले 8-10 सालों से क्राइसिस रहे, चाहे यूथ का रहा, अनएम्प्लॉयमेंट के रहे या अन्य कई मुद्दे रहे, कि वो जो क्राइसिस जो थी, जो ग्रीवेंसेस थी, वो कहीं ना कहीं डिलीवर हो जाएंगी, वो रिड्रेस हो जाएंगी। चुने हुए नुमाइंदे हमने असेंबली में भेजे, चाहे वो विपक्ष के हैं या पक्ष के हैं। तो जब हमारे सामने JKP कांस्टेबल का एक मुद्दा अभी सामने आया था, जो 8 साल के बाद भर्ती जम्मू कश्मीर के अंदर होने जा रही थी, और उसमें जो है एज रिलैक्सेशन की हमने सरकार की तरफ हमने रुख किया, डिमांड की। लेकिन हमारी शुरुआत में जब हमने इनिशियल स्टेज में जब हमने अपनी मुहिम शुरू की, हमने अप्रोच किया, इन तक पहुंचाने की बात पहुंचाने की कोशिश की कि हमें जो है 8 साल के बाद जो भर्ती होने जा रही है इसमें एज रिलैक्सेशन चाहिए। लेकिन हमारी बात न वर्तमान सरकार ने सुनी, न पक्ष ने सुनी, न विपक्ष ने सुनी। फिर हमें जो है सड़कों पे आना पड़ा, धरना प्रदर्शन करना पड़ा, फिर जाके ये आवाज जो है वर्तमान सरकार तक पहुंची। उन्होंने हमें समय दिया सुनने का, हमारी बात सुनी, उन्होंने एक कैबिनेट एक रेजोल्यूशन पास किया और जो है गवर्नर साहब को भेजा। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि हमने काफी समय में संघर्ष किया, LG साहब से अनुरोध किया, मीडिया के माध्यम से, मेल के माध्यम से, और भी डेलीगेशंस के माध्यम से, अन्य तरीकों से, कि LG साहब जो 8 साल के बाद एज रिलैक्सेशन का जो मुद्दा, 8 साल के बाद जो कांस्टेबल की भर्ती हो रही है, जो इसकी हम एज रिलैक्सेशन हम मांग रहे हैं, एक जेन्युइन है। पूरे देश भर में अगर कोविड का बेनिफिट दिया गया, मतलब इरेगुलर रिक्रूटमेंट हमारे जम्मू कश्मीर में हो रही थी, उसका भी बेनिफिट नहीं, कोविड का भी बेनिफिट नहीं। हमने LG सरकार से यही गुहार लगाई कि इन्हें एस्पिरेंट्स को एज रिलैक्सेशन दी जाए, इनको एक चांस दिया जाए, अपनी किस्मत को आजमाने का मौका देना चाहे। लेकिन LG सरकार के द्वारा हमें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर हमने भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक थे उनकी तरफ रुख किया। हमने उनके कार्यालय के बाहर, हमने उनके कार्यालय में गए, उनके पास अपनी बात रखी। बदकिस्मती की वजह से हमारी बात नहीं सुनी गई। लेकिन फिर जब हमने उनके गेट पे प्रदर्शन किया,
फिर जाके उन्होंने हमारी बात सुनी, फिर हमें अंदर बुलाया गया। जो बीजेपी के जो अध्यक्ष माननीय सत शर्मा जी, उन्होंने हमें जो है बात सुनने का मौका दिया, उन्हें हमने अपनी बात रखी। और जो एलओपी है, बीजेपी के लीडर ऑफ ओपोजिशन सुनील शर्मा जी, उन्होंने भी हमारी बात सुनी, और विक्रम रंधावा जी ने भी हमारी बात सुनी, और अन्य जो विधायक थे बीजेपी के, उन्होंने भी हमारी बात सुनी। लेकिन समय बीत गया था। जब हमने शुरुआत में हमने मांग की थी, जब हमने मुहिम शुरू की थी, जिस समय हमने एज रिलैक्सेशन की डिमांड की थी, लेकिन उस समय उन्होंने बात नहीं सुनी। इन्होंने उस वक्त सुनी जब एनरोलमेंट नंबर, बच्चों के एडमिट कार्ड आ गए थे, सिटिंग प्लान हो गए थे, डिप्लॉयमेंट हो गए थे, हर एक चीज हो गई थी। लेकिन बदकिस्मती की वजह से उस टाइम पे सुना नहीं, लास्ट के मौके पे सुना गया। और फिर सत शर्मा जी जो बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं, और विक्रम रंधावा जी ने हमें एस्पिरेंट्स को एलजी साहब के पास लिया और वहां पे मीटिंग की। और एलजी साहब का यही कहना था कि हम अब इस समय में एग्जाम को डेफर नहीं कर सकते हैं, हम एज रिलैक्सेशन इन एस्पिरेंट्स को नहीं दे सकते हैं। लेकिन उन्होंने तो बाहर आके यही कहा कि हमें एलजी साहब से आश्वासन मिला है और उम्मीद है कि एग्जाम्स को लेकर उन्होंने कहा कि शायद कुछ एज रिलैक्सेशन मिल जाए या एग्जाम पोस्टपोन हो सकते हैं, ऐसा तो उन्होंने कहा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बिल्कुल ऐसी बात हुई थी। एलजी साहब ने बोला मैं पॉजिटिवली आपको रिस्पांस करूंगा, मुझे सोचने का समय दिया जाए, मैं अपने लीगल एडवाइजर से बात करूंगा और अन्य जो विभाग है, जीएडी है, जेकेएसएसबी से कंसर्न करूंगा, उनसे बात डिस्कस करके कोई मतलब फाइनल डिसीजन दे दूंगा। लेकिन हुआ क्या, वो चीज तो हुई नहीं जिस चीज की हमने उम्मीद की थी, जो जिस चीज के लिए हमने संघर्ष किया था, वो हुआ नहीं। लेकिन फाइनली अभी क्या है कि जेकेपीएसआई का जो है एग्जाम फॉर्म लगना शुरू हो गया है। अब जब सरकार ने जेकेपी कांस्टेबल एस्पिरेंट्स को मौका नहीं दिया, हम मानते हैं सरकार के पास एक्सक्यूज था कि भाई अलॉट जो है सेंटर अलॉट हो गए थे, एडमिट कार्ड आ गए थे, जो मतलब डिप्लॉयमेंट हो गई थी, मानते हैं हम इस बात को। लेकिन जेकेपीएसआई की जो एज, अभी जेकेपीएसआई का जो एग्जाम फॉर्म लगना शुरू हो गया है, उसकी जो आने वाले समय में रिक्रूटमेंट होने वाली है, उसमें तो सरकार के पास पूरा टाइम है, ना कोई सिटिंग अरेंजमेंट हुआ है, ना कोई जो है एडमिट कार्ड आया है, ना कोई डिप्लॉयमेंट हुआ है, ना कुछ हुआ है। अभी क्या है कि 4-5 महीने के बाद जो है जेकेपीएसआई का एग्जाम होने वाला है। लेकिन हम अभी भी जिस तरीके से हमने जेकेपी कांस्टेबल की एक गुहार सरकार की तरफ हाथ जोड़ के विनती की थी, उसी तरीके से हम जेकेपीएसआई की भी मुहिम मतलब जो अलग अलग मंचों से, अलग अलग तरीकों से, डेलीगेशन के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम सरकार के सामने गुहार हाथ जोड़ के लगा रहे हैं कि आप जो है जेकेपीएसआई में हमें एज रिलैक्सेशन हमारे एक सवाल रहेगा कि आखिरकार क्यों जम्मू कश्मीर के युवा को क्यों अपनी हर बार गुहार ही लगानी पड़ती है? क्योंकि जेकेपी कांस्टेबल की अगर बात करें तो आपने कई प्रोटेस्ट को लीड किया, कैंडल मार्च आपने किए, प्रदर्शन आपने किए, कई लाठियां भी आप लोगों ने खाई, लेकिन फिर भी वहां पर पॉजिटिव रिस्पांस नहीं देखने को मिला। क्या अब किस उम्मीद से आप सोच रहे हैं कि जेके पीएसआई का जो एग्जाम होगा कुछ महीने के बाद? क्योंकि फिलहाल के लिए नोटिफिकेशन के बाद फॉर्म लगना शुरू हुए हैं। कई युवा काफी देर से अगर बात करें तो पिछले आपने देखा किस तरह से जेके पीएसआई में स्कैम भी हुआ, स्कैम होने के बाद काफी समय के बाद वैकेंसी आई है। किस तरह से देखते हैं जो लोग काफी देर से एज हो गए हैं और जिन्हें उम्मीद थी कि नई सरकार आएगी और कहीं ना कहीं एज रिलैक्सेशन को लेकर बातचीत होगी? देखो, हमारी खुशकिस्मती भी थी और बदकिस्मती भी है। खुशकिस्मती ये थी कि हमने सोचा था 370 रिवोक होने के बाद जम्मू कश्मीर में बेहतरी और भलाई होगी। जम्मू जो बीजेपी का जो एक नारा था कि दबे हुए लोग, पीड़ित लोग, जो आतंक के पीड़ित रहे या राजनेताओं के पीड़ित रहे या किसी करप्शन के पीड़ित रहे, उन लोगों को इंसाफ मिलेगा। जो डोंट ट्रोडन लोग हैं उनको इंसाफ मिलेगा। हम इस चीज की उम्मीद थी सरकार से कि शायद ये चीज जो है हमारे जम्मू कश्मीर में अब लागू हो गई। मतलब हम इस चीज को भी सोचते थे, समझते थे। 370 रिवोक होने के बाद हमने सोचा कि अगर देश
हमारा देश जो हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ है, हम ये सोच के बैठे हुए थे, हमने ये दिमाग में दिलों में रखा था कि शायद हमें अब आजादी 5 अगस्त 2019 को मिली। हम ये लेके बैठे थे, ये उम्मीदें हम सरकार से, बीजेपी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और इनके वर्तमान केंद्र सरकार से, जो केंद्र सरकार है, इनसे ये उम्मीद में बैठे हुए थे। लेकिन होता क्या है, बिल्कुल उल्टा होता है। मेहराम, लेकिन इधर मैं माफी चाहूंगा, मैं आपको रोक रहा हूं, लेकिन एज रिलैक्सेशन की बात जहां पर आप बीजेपी की केंद्र सरकार पर जब आप निशाना साधते हैं, जम्मू कश्मीर को छोड़कर बाकी और राज्यों पर जो है एज रिलैक्सेशन दी जा रही है, तो फिर यहाँ पर देने में ऐसी क्यों, इतना भेदभाव क्यों जम्मू कश्मीर? मैं उसी बात पे आना चाहता हूँ, मैं अपनी बात को कंटिन्यू करना चाहता हूँ इसी बात को लेके। अब जब यहाँ पे यूटी है, एक साइड से सीएम है, एक साइड से हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट ने भेजा हुआ है, यानी कि बीजेपी ने भेजा हुआ है, वो बीजेपी कंट्रोल्ड है। जो हमारी जो इस वक्त जो रिप्रेजेंटेटिव है, चाहे बीजेपी के हैं या एनसी के हैं, पीडीपी के हैं, कांग्रेस के हैं, उनके हाथों में कुछ नहीं है। वो उनको मैं एक नंबरदार से बढ़कर, चौकीदार से बढ़कर कुछ नहीं मानता हूं, चाहे वो सीएम हो या हमारा एमएलए हो। जो भी इस वक्त पावरें हैं वो इस वक्त एलजी के हाथ में है। इस वक्त जो भी होली सोली जो सुप्रीम पावर है वो एलजी है, एलजी पे निर्भर ये सारी चीजें करती है। एलजी को अगर केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के मसले वसाइल को रिड्रेस करने के लिए भेजा था, एलजी सरकार को इन मसलों को, इन युवाओं के मुद्दों को, और भी जो क्राइसिस मुद्दे हैं हमारे जम्मू कश्मीर के, जो सुर्खियां बटोर रहे हैं, उनके ऊपर गौर फिक्र करना चाहिए था, उनको रिड्रेस करना चाहिए था। लेकिन बदकिस्मती की बात ऐसी होती है कि ये दो एनसी, यानी कि हम जो जम्मू कश्मीर के इस वक्त जो हालात बने हैं, जम्मू कश्मीर के लोग जो है एक पॉलिटिकली शिकार हो रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। हमारे उमर अब्दुल्ला जो सीएम है, ये सोने के चमचे से खाने वाले आदमी हैं। ये शेख अब्दुल्ला के ग्रैंडसन हैं, फारूक अब्दुल्ला साहब के बेटे हैं। ये वो केजरीवाल नहीं है कि जम्मू कश्मीर के लोगों की बेहतरी भलाई के लिए, युवाओं की बेहतरी और भलाई के लिए कि जो है एलजी को मनाए, एलजी के घर में जाए, एलजी के कार्यालय में जाए, धरना दे। ये वो केजरीवाल नहीं है। अगर केजरीवाल जब दिल्ली की बेहतरी और भलाई के लिए, दिल्ली के हित के लिए, दिल्ली के युवाओं के लिए, अगर वो अपनी बात मनाने के लिए एलजी के कार्यालय में जाके धरना देता है मनाने के लिए, क्या हमारे उमर साहब ये चीज नहीं कर सकते थे? अगर दिल से, साहब ने कहा तो था उमर साहब को कि कुछ टिप्स लेने होंगे तो मेरे से ले लेना। बिल्कुल, लेकिन इनकी एरोगेंसी, इनमें एरोगेंसी है। इनकी एरोगेंसी की वजह से हमारा जो जम्मू कश्मीर का युवा जो इस वक्त जो है बेरोजगार हो रहा है, पीड़ित है। जो एनसी के हाथ में जो पावर थी, जेकेपीएससी के जो एग्जाम में जो एज रिलैक्सेशन देनी थी, वो तो एनसी अलायंस के उमर अब्दुल्ला सरकार के हाथ में था और उन्होंने दी। उन्होंने कहा एलजी के हाथ में जो चीज है, ये पीएसआई के जो एज रिलैक्सेशन है, ये एलजी का इस बात को, इसमें हमारा कुछ लेना देना नहीं है। इस बात को बिल्कुल भी मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूं। अच्छा, आप नहीं मानते ये? जो जेकेपीएससी का जो एज रिलैक्सेशन का जो ऑर्डर आया था, वो भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के उस लेटर हेड से आया था। वो उमर अब्दुल्ला या वर्तमान सरकार की तरफ से या कैबिनेट सरकार से नहीं आया था। उनमें क्या था, जेकेपीएससी और जेकेपी कांस्टेबल में फर्क, अंतर इतना है, इन राजनेताओं ने, इन ब्यूरोक्रेट्स ने ऑफिसर लगाने हैं अपने। गरीब परिवार का आदमी जो है, जो कांस्टेबल है, वो एक गरीब परिवार का आदमी लगने वाला है। जो कांस्टेबल है, जो एस्पिरेंट है, वो गरीब परिवार से बिलोंग करता है। उसकी पीड़ा क्यों होगी हमारे राजनेता को या हमारे इशारा ये दे रहे हो कि केएस अफसर जो केएस ऑफिसर इन्होंने अपने लगाने हैं। उनके लिए तो पीड़ा ये ले लेंगे, उनके लिए तो आम बेरोजगार युवा के लिए पीड़ा नहीं ले रही है। बिल्कुल नहीं। आम जो नागरिक है, आम युवा है, गरीब जो है, जो पिछड़ा हुआ आदमी है, जो विक्टिम है, जो हर तरफ से जो शिकार है, उस चीज की, उसके लिए ये बहानेबाजी, बिल्कुल ये बहानेबाजी है। हमारे पास पावर नहीं है, ये बिल्कुल क्यों नहीं पावर? अगर अपनी कोई भी बात मनवानी हो, सुबह ही जाएंगे
जब फारूक साहब को ईडी की रेड पड़ने वाली थी, अरेस्ट होने वाला था, और फारूक साहब दूसरे दिन दिल्ली गए थे, मोदी से हाथ मिलाया था सांठ गांठ करके। इस वक्त उस समय तो चुनाव नहीं हुए थे ना, उस समय तो चुनाव नहीं हुए थे, कुछ भी था, अंदर जाने का खतरा तो था ना। जो काले बादल उनमें मंडरा रहे थे, उसमें वो अंदर जा सकते थे, लेकिन उन्होंने सांठ गांठ करके जो है फ्रीली मूव कर रहे हैं इस टाइम पे। अगर जम्मू कश्मीर के युवाओं की, गरीब परिवार, जो युवा जो पढ़ा लिखा, इसके लिए अगर कोई संपैथी होती, हमदर्दी होती, शायद क्या ये उमर सरकार क्या एलजी को नहीं मना सकता था? ये कोई इंटरनेशनल मुद्दा था, या कोई कैबिनेट से पास करवाना था रेजोल्यूशन, या कोई सेंटर से कोई फंड रिलीज करवाना था? क्या था? एज रिलैक्सेशन कलम का ही तो, कलम की बात थी ना। आप इस पे किसको ज्यादा जिम्मेदार ठहराते हैं? एलजी सरकार को ज्यादा जिम्मेदार ठहरा रहे हैं या एनसी अलायंस सरकार को ज्यादा जिम्मेदार ठहरा? मैं एनसी अलायंस जो है उनको जिम्मेदार ठहराता हूं। एलजी की कोई गलती नहीं है, एलजी की कोई गलती नहीं है, सबसे पहले। दूसरी जो है जिम्मेदारी जो मैं जिनको जिम्मेदार में ठहराता हूं, वो बीजेपी के विधायक है। अच्छा, बीजेपी के विधायक इसलिए क्योंकि केंद्र शासित सरकार बीजेपी, उनका भेजा हुआ एलजी। क्या ये 29 हमने इनका, जम्मू के लोगों ने 29 रिप्रेजेंटेटिव को मैंडेट दिया, इनको खाली पार्टी ऑफिस में बैठने के लिए, असेंबली में बैठने के लिए, हल्ला करने के लिए नहीं भेजा है। क्या ये लोग एलजी को धरना, एलजी के ऑफिस के बाद धरना नहीं दे सकते? वो तो क्या ये एलजी को अपनी बात नहीं कर सकते? वो तो अपनी केंद्र सरकार के खिलाफ ही धरना देना हो गया ना, अगर एलजी के खिलाफ दिया तो। धरना जब लोगों ने मैंडेट दिया, जिन लोगों ने इस उम्मीद में वोट दिया कि जम्मू कश्मीर की बेहतरी और भलाई और युवाओं के हित के लिए काम करेंगे, क्या उनको उस टाइम पे पार्टी देखनी चाहिए? क्या उसको उस टाइम पे उनको पार्टी का प्रोटोकॉल देखना है? क्या उनको उस टाइम पे एलजी का प्रोटोकॉल देखना है? धरना नहीं, एटलीस्ट तो एक रिक्वेस्ट तो कर सकते थे ना। 29 के 29 जब विधायक एलजी के कार्यालय में जाते, वो टेबल टॉक करते, मनाते, उठते नहीं। आपको लगता है ये पॉसिबल है? क्यों नहीं पॉसिबल? लेकिन पॉसिबल पिछले था। 10 साल में तो देखा नहीं हमने पॉसिबल। बड़े मैं बोलता हूँ स्कैम्स, अगर आप युवाओं की बात कर रहे हैं, मैं अब अगर हम इसको पॉलिटिकल इशू में ना ले जाकर अगर हम युवाओं की बात कर रहे हैं, ये तो सिर्फ एक ऐसी कैटेगरी है कि जेकेपीएसआई की बात चल रही है, एस्पायरेंट्स की। अभी एसपीओज हैं, फायर इमरजेंसी, ऐसे कई मुद्दे थे। तो वो पिछले 6 साल में तो कभी एलजी के दफ्तर जाकर कभी उन्होंने प्रदर्शन किया नहीं। तब तो पावर हाथ में थी, केंद्र में भी वही थे और इनडायरेक्टली भी यहाँ पर वही थे और एलजी भी वही थे। तो तब नहीं गए तो आप कैसे जाएंगे? अब किस तरह से उम्मीद रखें? आप ये उम्मीद गलत तो नहीं लगा रहे हैं? देखो, इस टाइम पे इनके पास मैंडेट है, एक चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव है, एमएलए है। इस टाइम पे ये एलजी को अप्रोच कर सकते हैं, बीइंग ए रिप्रेजेंटेटिव। किया तो है, रंधावा साहब गए तो थे एलजी साहब आए, लेकिन लास्ट टाइम पे आए जब क्या लगता है कि एलजी साहब बीजेपी वालों की बात नहीं सुनते? वो सुनते हैं सिर्फ सेंटर से जो सेंटर जाना चाहिए उनको, सेंटर में बोलना चाहिए कि हमारे जहां जम्मू का यूथ जो है वो बेरोजगार घूम रहा है, इतनी तो केंद्र कोई पॉलिसी लेके आए। इन्होंने कुर्सियां लेनी थी, इन्होंने जीतना था, इनका मिशन पूरा हो गया, बाढ़ में गई जनता। इनके पास लोग जाते हैं, पानी का मसला है, बिजली का मसला है, फलाने का ट्रांसफर का मसला है, फलानी नाली का मसला है, ये उसमें बिजी है। ये इसमें थोड़ी देश के जो भविष्य है, देश का जो युवा है, जो भविष्य, उसकी कोई फिक्र नहीं, उसकी कोई फिक्र नहीं। ये बात ये है, सरकारी काम जो है, सड़क बनाना, पानी, बिजली, ये तो एक कर्मचारी जो सरकार के कर्मचारी है, डिपार्टमेंट भी है, डिपार्टमेंट खुद भी कर लेता है। जेएमसी है, ये मेडिकल में जीएमसी है, हेल्थ में एजुकेशन है, ये तो वो डिपार्टमेंट ऑटोमेटिकली खुद कर सकती है। ये तो ऑटोनोमस बॉडी है। लेकिन जो लोग जिनकी आवाज बनना पड़ता है, यूथ की आवाज बनना पड़ता है, या जो लोग दबे कुचले लोग, जिस तरह आपने कहा, और कई मुद्दे हैं हमारे पास, एसपीओज, जिस तरह आपने एसपीओज की आवाज भी जो आप लोग उठाते हो, एसपीओज का मुद्दा इस वक्त कितना सरगर्माया हुआ है पिछले 20-25 सालों से, जो है ये हर आतंकी गतिविधि में फ्रंट रो वॉरियर की तरह जो है लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल सही। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है, पूरे देश भर में एसपीओज के रैंक के बराबर, यानी कि होम गार्ड को पूरे देश के अंदर 36,000 सैलरी महीने की मिलती है, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर के एसपीओज होम गार्ड को क्या मिलता है? 6,000, 8,000, 9,000,
और 18,000, और इनकी सेवाएं और जो पूरे देश के जो होमगार्ड है उनकी सेवाओं में जमीन और आसमान का अंतर है। हमारे जो एसपीओज है, जो देश की जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, हमारे जो इंडियन आर्मी हो गया, सीआरपीएफ, आईटीबीपी या अदर्स जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, उन जवानों के साथ कंधे से कंधा लगा के आतंक के साथ लड़ रहे हैं डे एंड नाइट। चौकी से लेके पीएचक्यू तक, छोटे नाके से लेके बड़े बड़े बॉर्डर तक, बड़े बड़ी गतिविधियों में ये अपना योगदान बलिदान फ्रंट पे रहते हैं, फ्रंट पे रहते हैं। लेकिन जब इनको गोली लगती है जी जी, तो कफन में भी इनको कफन भी नसीब नहीं होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्या, और इनको सुपुर्द खाक किया जाता है। कोई कंपनसेशन, कोई टीए, कोई अलाउंसेस नहीं दिए जाते हैं इनको। अलाउंसेस की बात करूं तो मेरी एक बार राह चलते हुए एक फौजी थे बीएसएफ के, सीआरपीएफ के, उनसे मैंने पूछा था कि भैया कहाँ से रहने वाले हो, तो उन्होंने कहा जी मैं अपना मध्य प्रदेश से आया हूँ। तो मैंने कहा वहाँ कितनी तनख्वाह लेते हो, तो उन्होंने बताया वहाँ मेरी है 25-30 हजार रुपये है। मैंने कहा जब यहाँ आते हो तो रिस्क बड़ा हो जाता है, जम्मू में आना, कश्मीर में आना, जिस तरह आपने कहा एसपीओ जो है फ्रंट में रहते हैं मिलिटेंसी के साथ लड़ने में, बड़ा एक योगदान है एसपीओ का। तो रिस्क अलाउंस जो है वो कहते हैं अगर जम्मू में हम आते हैं तो हमें 12,000 रुपये रिस्क अलाउंस मिलता है, तनख्वाह अलग, रिस्क अलाउंस मिलता है जम्मू में। और यही अगर वो उठ के अगर कश्मीर चले जाते हैं तो उनको 25 से 30 हजार रुपया रिस्क अलाउंस मिलता है, जो हमारी जेकेपी के कांस्टेबल्स को लेकर डीजीपी तक भी को नहीं मिलता है रिस्क अलाउंस। और अगर उनको भी मिलता होगा तो मेरे हिसाब से शायद अगर डीजीपी मेरी आवाज सुन रहे होंगे तो शायद 250 या 300 रुपये उनको मिलता होगा, जो हम सबसे पहले मिलिटेंसी में जहां पर रहते हैं। और एसपीओ आपने बिल्कुल सही बात की और दुरुस्त बात की कि एसपीओ सबसे पहले मिलिटेंसी के साथ लड़ने में सबसे फ्रंट रो पे खड़े रहते हैं, लेकिन उनको तनख्वाह भी कम है, उनकी रेगुलराइजेशन नहीं है और रिस्क अलाउंस की तो बात ही कुछ नहीं है। कश्मीर में जो इस टाइम पे अमन और शांति का माहौल बना हुआ है वो किसी राजनेता की वजह से नहीं, वो किसी सांसद और विधायक की वजह से नहीं माहौल इस वक्त वहां पीसफुल बना हुआ है। वो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस, हमारी जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है, हमारे जो एसपीओज है जो रात दिन आतंक के साथ लड़ रहे हैं, जिन्होंने आतंक को न्यूट्रलाइज किया है, उनके दम पे जो है वो इस टाइम पे वहां पे पीसफुल माहौल है। लेकिन बदकिस्मती की वजह से हमारे जो एसपीओ जिनका सबसे बड़ा योगदान है उनको नजरअंदाज किया जा रहा है पिछले 20-25 सालों से। बिल्कुल भी किसी भी एज में किसी भी कॉर्नर पे इनको बेनिफिट नहीं दिया गया। बिल्कुल हमारा देश कंकाल तो है नहीं, जो देश नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान को डेवलपमेंट के लिए फंड देता है, जो देश अपने जम्मू देश के ताज को कुछ नहीं मिल जो देश अफगानिस्तान के युवाओं के साथ, क्योंकि इस चीज का मैं खुद विटनेस हूं, मैंने बेंगलोर से इंजीनियरिंग की है, वहां अफगानिस्तान के बच्चे पढ़ते थे और उनको भारत सरकार स्कॉलरशिप देती थी। अगर अफगानिस्तान के युवाओं को, उनके छात्रों को स्कॉलरशिप हमारी देश दे देती है, नेपाल, भूटान और भी अन्य जो कंट्री हैं उनको देती है फंड, क्या जम्मू कश्मीर की पुलिस, जो एसपीओ जो रात दिन आतंक के साथ लड़ रही है सरजमीन के लिए, जो हमारे देश के सिपाही है, इंडियन आर्मी में और हमारे एसपीओ में कोई अंतर नहीं। बिल्कुल, क्या उन एसपीओ के लिए कोई बजट नहीं है? क्या उन एसपीओ के लिए कोई कंपनसेशन नहीं है? क्या उन एसपीओ के लिए कोई अलाउंसेस नहीं होने चाहिए? कितनी दुखद और अफसोस होना तो बहुत कुछ चाहिए। सरकार को इस चीज के ऊपर संज्ञान करना चाहिए, सोचना चाहिए। इनके भी परिवार हैं, इनके भी बच्चे हैं, इनके भी बच्चे स्कूल जाना चाहते हैं, पढ़ लिख के बनना चाहते हैं। अगर वो देश के लिए इतनी कुर्बानियां दे रहे हैं, उन कुर्बानियों के अगेंस्ट क्या सरकार उनको क्या रिपे कर रही है? ये बड़ी सोचने समझने वाली बात। आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा, एज रिलैक्सेशन को लेकर आप सामने है, लेकिन किस तरह से देख रहे हैं आप? युवाओं के बीच रहते हैं, युवाओं से मिलते हैं, युवा क्या चाहता है इस वक्त? अगर जॉब की बात करें, पिछले काफी समय से नहीं देखने को मिली, अब जब देखने को मिली है तो एज रिलैक्सेशन को लेकर सरकार को और एलजी साहब को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सरकार को, एलजी साहब को, सीएम साहब को हाथ जोड़ के विनती है कि जो आप जेकेपीएसआई की आप जो रिक्रूटमेंट करने जा रहे हो, सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसमें यह है 18 से 28 जो आपने एज क्राइटेरिया रखा है वो बिल्कुल भी नल एंड वाइड है, अनएक्सेप्टेबल है। 18 साल की एज में कोई भी बच्चा ग्रेजुएट नहीं होता है, 21-22 साल में ही बच्चा ग्रेजुएट होता है। मैं ये उन जो जिन्होंने ये नियम बनाना चाहता हूं
उनको पूछना चाहता हूं ये किस आधार पे आपने नियम बनाया 18 से 28 साल वाला, कि 18 साल में कौन सा बच्चा, मैं पूछना चाहता हूं 18 साल में कौन सा बच्चा ग्रेजुएट होता है। सबसे पहले इस नियम को चेंज किया जाना चाहिए। जो बच्चा 4 साल के बाद ये रिक्रूटमेंट होने वाली है, जो बच्चा 28 साल का था आज से 4 साल पहले, वो आज की डेट में 32 साल का हुआ है। ठीक, वो किसके सामने रोएगा, किसको अपना बाप कहेगा, किसको जिम्मेदार ठहराएगा? सरकार के फेलियर की वजह से, सिस्टम के फेलियर की वजह से हमारा युवा क्यों इस चीज का भुगतान करेगा? इसीलिए मैंने कहा कि जब इलेक्शन हुए तब इनको पता था कि ये जो 28 साल की उम्र में जिन्होंने एग्जाम दिया पीएसआई का 4 साल पहले, और वो एक स्कैम के अंदर जो है वो धांधलेबाजी होगी, उनको कुछ उसका हासिल हो नहीं पाया। अब जब दोबारा रिक्रूटमेंट करेंगे तो वो 4 साल का जो गैप था वो मैनिफेस्टो में भी इनको रखना चाहिए था। किसी पार्टी मैनिफेस्टो में इन्होंने रखा, इन्होंने अपने स्टेटमेंट में भी दिया, हमने एज रिलैक्सेशन दी, लेकिन इन एक्चुअल इन डेप्थ अगर देखा जाए, इन रियलिटी एज रिलैक्सेशन जेकेपी कांस्टेबल को नहीं मिली, जेकेपीएससी को मिली, क्योंकि इनको अपने अफसर लगाने, अपने मुलाजिम लगाने थे, और अपने जो है परिवार, अपने रिश्तेदारों की फिक्र थी, एक गरीब आम नागरिक की कोई फिक्र नहीं थी। अब मैं फाइनली यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं, बात को ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहता हूं, कि सबसे पहले इस नियम को चेंज किया जाना चाहिए। 21 से 31 का, ये 21 से लेके 33 का एज रिलैक्सेशन का एज क्राइटेरिया, 4 साल का गैप भी इसमें कवर आ जाता है। हाँ, ताकि एक तो नियम भी ठीक दुरुस्त हो। जब नियम दुरुस्त हो, जब दुरुस्त हो, जो हमारी युवाओं की डिमांड है वो डिमांड जो है पूरी हो जाएगी, उसी में हो जाएगी। और हमारे जो युवा जो सड़कों पे आ रहा है, जो लगातार जो डेलीगेशन लेके जा रहा है, कभी धरने पे, कभी मीडिया के सामने बाइट दे रहा है, वो अपना जो वक्त बर्बाद ना करेगा, वो अपनी कहीं लाइब्रेरी, कभी अपनी इंस्टीट्यूशन, अपनी कहीं किसी जगह सेल्फ स्टडी करेगा, और जो है एग्जाम में उसको चांस मिलेगा, अगर होगी वो हिम्मत, तो वो क्रैक करेगा, पास करेगा, आगे जाएगा, देश और समाज की जो सेवा के लिए अपना योगदान देगा। हम तो मौका ही मौका ही हम सरकार से हम मौका मांग रहे हैं। सरकार से तो नौकरी नहीं मांग रहे, मौका मांग रहे। अब मौका तो देना चाहिए, और मौका हमारा जेन्युइन बनता है, जेन्युइन बनता है। एज क्राइटेरिया चेंज हो एज क्राइटेरिया जो है वो तो एक उस बेस पे, उस आधार पे हमारा जो है एज डिमांड, एज रिलैक्सेशन हमारा जेन्युइन बनता है। जो देती है सरकार तो ठीक, नहीं देती है, हमारे पास कोर्ट के रास्ते खुले हुए हैं। रिट पिटीशन के लिए हमने लगभग कुछ नहीं 400-500 बच्चा हमारा बिल्कुल इस वक्त जो है उन्होंने फंडिंग भी कर दी है, अपने जो है पेपर भी ड्राफ्ट करके रख दिए। हमारी फाइल बिल्कुल रेडी है, कोर्ट का दरवाजा हमारे पास खुला है। जैसे जेकेपी कांस्टेबल में सरकार ने जस्टिफाई नहीं किया, कोर्ट ने जस्टिफाई किया, वाकई इनको एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। 8 साल के बाद भर्ती हो रही है, इनको एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए, लेकिन सरकार गुंगी आंधी बहरी सरकार, उसको ये बिल्कुल भी नहीं राहत मिली थी उनको। कोर्ट ने क्या एलजी सरकार, क्या सीएम सरकार, उमर सरकार, क्या कोर्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट से बड़ी है? अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट इस चीज को जस्टिफाई करती है कि इनको वाकई एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए, क्या सरकार को नहीं चाहिए था उसको, उस ऑर्डर को ऑनर करते हुए उसको एज रिलैक्सेशन, क्या एज रिलैक्सेशन नहीं देनी चाहिए? बिल्कुल ये मुद्दा जो है, कितनी डिक्टेटरशिप, कितना मतलब जो है इनजस्टिस किया जा रहा है हमारे जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ। हाँ, लेकिन हमारे पास अब कोर्ट के दरवाजे भी खुले हैं, कोर्ट का रुख करेंगे, ये एज रिलैक्सेशन ये दे देते हैं, 1-2 दिन में देते हैं तो ठीक, नहीं देते हैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। तो चलिए, बहरहाल महराम अंजुम मीर हमारे साथ है, एज रिलैक्सेशन को लेकर खास बातचीत की है, और जिस तरह से काफी देर से जम्मू कश्मीर का जो बेरोजगार युवा है वो काफी देर से कमेंट सेक्शन में एज रिलैक्सेशन को लेकर जो है आवाज बुलंद करना चाहता था। आज चाहा कि समाज के अंदर जो लोग इस मुद्दों को लेकर जो है वो मुहिम चला रहे हैं। महराम अंजुम मीर ने पीछे जेकेपी कांस्टेबल की अगर बात करें तो काफी प्रदर्शन किए, प्रदर्शन के बाद कई कैंडल मार्च भी निकाले, लेकिन बहरहाल जो है वो अब जेकेपीएसआई का एग्जाम होने वाला है, और उस एग्जाम को लेकर युवा जम्मू कश्मीर का चाहता है कि युवा को जो है वो एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। तो बहरहाल फिर मिलेंगे एक नए शो के साथ। हरमीत जी क्या कहना चाहेंगे आखिर में? यही कहना चाहेंगे कि पहले तो जो ये लोग वीडियो देखें हम दोनों के चैनल पर, आप इस वीडियो को शेयर इतना करना है आपको कि ये एलजी सरकार तक भी पहुंचे, केंद्र सरकार तक भी पहुंचे, और जो नई चुनी हुई सरकार जो आई है उमर अब्दुल्ला सरकार एनसी की, वहां तक भी पहुंचे।
और महराम अंजुम मीर ने एक बहुत अच्छी बात की कि जहां कोर्ट ने जो है इनको एज रिलैक्सेशन के लिए हामी भरी, उन्होंने कहा कि 8 साल बाद रिक्रूटमेंट हो रही है और इनका युवाओं का हक बनता है। तो जिन चुने हुए नुमाइंदों को इन्हीं युवाओं ने वोट देकर सरकार में बिठाया है, अपनी कुर्सियों पर बिठाया है, उनको भी ये सोचना चाहिए और कोर्ट के ऑर्डर को रिस्पेक्ट करते हुए। सबसे बड़ी बात है कि अगर जो क्राइटेरिया है 21 से अगर 33 हो जाता है तो ये एज रिलैक्सेशन ऑटोमेटिकली ही जो है उन युवाओं को मिल जाएगी। जो पिछले 4 साल में जो रिक्रूटमेंट हुई, एग्जाम दिए, वो स्कैम के फांसी के फंदे वो चढ़ गए, वो सारे के सारे युवा वो भी जो है उसमें कवर जो है वो हो जाते। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और एसपीओस के मुद्दों को लेकर आज हमने बात की है, पीएसआई के जो एग्जाम्स हैं एस्पायरेंट्स के, उनको लेकर बात की है। आगे और भी कई रिक्रूटमेंट्स आने वाली हैं, उनको लेकर भी सरकार को एक पॉलिसी, खासकर ये जो एज लिमिट क्राइटेरिया है, इसको सोच समझ कर जो है वो डिजाइन करना चाहिए, जो भी ये पॉलिसी मेकर हैं। और फायर इमरजेंसी के जो एस्पायरेंट्स हैं वो भी लगातार हमसे बातचीत कर रहे हैं। उनके कुछ इंटरव्यू करने के लिए बात भी मेरी हुई थी, जो उनका केस देख रहे हैं कोर्ट में, लेकिन किसी कारणवश उनसे इंटरव्यू नहीं हो पाया, उनकी कुछ अपनी मजबूरियां थी। तो ये है कि फिर उनकी आवाज भी जो है आज हमने एसपीओ और पीएसआई एस्पायरेंट की आवाज उठाई है। जम्मू कश्मीर जल्दी हम जो है फायर इमरजेंसी की जो एस्पायरेंट्स हैं उनको लेकर एसीबी का क्या कहना है, या जो उमर अब्दुल्ला सरकार ने एसीबी के पास उनके जो रिपोर्ट लाने के लिए जो बात की है, उसको लेकर क्या कुछ चीजें जो हैं वो चल रही हैं, उनकी भी आवाज बनने की कोशिश जो है करेंगे हम। JNK न्यूज़ बज़ और पैगाम टीवी ने ये बेड़ा उठाया है कि जम्मू के लोगों को, आम लोगों को जगाने के लिए, ताकि वो अपने हक से भी जो है वो जागरूक हो और सरकार तक अपनी आवाज जो है वो बुलंदी से जो है पहुंचा सके। बाकी हम तो और पैगाम टीवी तो साथ दे ही रहे हैं आपकी आवाज उठाने का। यकीनन आपके जो भी वादे जो हमने आपके साथ किए, जो विश्वास आप लोग हम पर जताते हैं, हमारे इस शो को जागते रहो जम्मू वालों को जो आप प्यार देते हैं, वो जो हौसला आप हमारा बढ़ाते हैं, इसी तरह बढ़ाते रहें। इस वीडियो में भी जो है वो अपने कमेंट्स जो है शेयर करें। और बाकी और भी मुद्दे, अगर आपको लगता है कोई जम्मू कश्मीर में और भी मुद्दे हैं जो हमें आप लोगों की आवाज बनने के लिए जो है हम पत्रकारिता कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं आपके वो सारे मुद्दे जो है आपसे उठाएंगे और आपके वादों पर खरा जो है उतरेंगे। जय हिंद। जय हिंद।